हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में, मसाले के बारे में पढ़ा था ना। तो मसाले के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने कुछ जो है वो फूड टर्मिनोलॉजी के बारे में समझा था। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा और हम लोगों ने मसाले के बारे में जाना, फूड टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना। हम लोगों ने फूड सेफ्टी को पढ़ा और खाद्य पदार्थ में जो मिलावट की जाती है उन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब हम लोग क्या है, इसकी जो है न्यूट्रिशन साइंस की 1-2 क्लास और बची हुई है। उसके बाद क्या है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्सटाइल। तो मतलब क्योंकि जानते हैं कि आप लोग ऐसा जानते हैं कि समय जो है इसमें बहुत कम है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा क्लास लेके इसको ख़त्म करना है। तो आज जो है हम लोगों ने एनर्जी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत, इसके पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत समझा था। तो आज एनर्जी के बारे में समझेंगे। ऊर्जा हमारे शरीर में क्या होती है। क्या देखिए, क्या हम लोग जो कार्य कर रहे होते हैं, जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, खाना बनाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, क्या सिर्फ इसी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो मतलब बाहरी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, हम कपड़े धुल रहे हैं, सिर्फ इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है? नहीं। हम अगर सोते भी रहते हैं या हम आराम की अवस्था में होते हैं, हम आराम कर रहे होते हैं, तो भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सी ऐसी क्रियाएं चलती हैं जिसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कि रक्त परिसंचरण तंत्र काम कर रहा होता है, जैसे कि हमारे शरीर में कि क्या होता है कि उत्सर्जन तंत्र काम कर रहा होता है, जैसे कि श्वसन तंत्र काम कर रहा होता है। तो इन सब के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अर्थात हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, यह हमारे शरीर के कुछ आंतरिक कार्य और कुछ बाहरी कार्य, इन दोनों के लिए हमें क्या, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि एनर्जी की आवश्यकता किस लिए होती है? हमारे शरीर के कुछ आंतरिक कार्य को करने के लिए और कुछ बाहरी कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब बात हम करते हैं एनर्जी की आवश्यकता। हमने ये समझा कि जो आंतरिक कार्य होते हैं उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन अब जो है कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं ना, जिसको जो आंतरिक कार्य होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं अनैच्छिक कार्य, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं ऐच्छिक कार्य। तो इन दोनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम क्या है, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हम क्या है, हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ऐच्छिक कार्य है। हम इसको करना चाह रहे हैं तो ये कार्य हो रहा है ना, हम इसको करना चाह रहे हैं तो ये कार्य हो रहा है, तो ये क्या है, ऐच्छिक कार्य है। अब बात करते हैं अनैच्छिक कार्य की। तो अनैच्छिक कार्य वो होता है जो बिना मेरे चाहे, हम चाहे भी तो उसको रोक नहीं सकते हैं, वह बिना मेरी इच्छा के कार्य होता है, उसको बोलते हैं अनैच्छिक कार्य ना। जैसे कि श्वसन तंत्र, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम क्या चाहें कि हम सांस ना लें तो नहीं, हम सांस लेंगे ना। और क्या हम चाहें कि मेरी पलकें जो है मैं आपसे बात करते हुए ना झपके, ये सब क्या है, ये सब अनैच्छिक कार्य है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर आंतरिक गतिविधियां क्या है कि आंतरिक गतिविधियां चल रही होती हैं। अब ये आंतरिक गतिविधियां मतलब क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र, और क्या, श्वसन तंत्र, और क्या, उत्सर्जन तंत्र, और क्या, पाचन तंत्र,
सब काम कर रहे होते हैं। क्या? सब काम कर रहे होते हैं। तो इन सब के लिए क्या हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मतलब अगर हम कोई काम ना भी करें, जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी शरीर में आंतरिक गतिविधियां चल रही होती हैं जिनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। और अब बात करते हैं कि अगर हमें काम करना है तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और मनुष्य जो है, क्या मनुष्य 2 प्रकार के काम कर रहा होता है। अगर देखें तो मनुष्य क्या है, 2 प्रकार के काम कर रहा होता है। एक क्या होता है ऐच्छिक क्रिया, दूसरी क्या होती है अनैच्छिक क्रिया। काम पहला क्या है ऐच्छिक, दूसरा क्या है अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया क्या है? जो अपनी इच्छा के अनुसार किया जाए उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। यानी जो बाहरी कार्य होते हैं जैसे कि चलना फिरना, दौड़ना, पढ़ना, ये सब क्या है, काम करना, ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है कि इस पर हमारी इच्छा का कोई बस नहीं होता है। ये स्वतः ही ये कार्य होते हैं, हमारी इच्छा के द्वारा नहीं होता है। ये शरीर के आंतरिक क्रियाएं, मतलब अंदर की क्रियाएं होती हैं। ये क्या कहलाती हैं? अनैच्छिक क्रिया। अब क्या देखेंगे कि ऊर्जा की परिभाषा। तो कुछ परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। इतना हम लोगों ने कल की वीडियो, जो इसके पहले की क्लास हुई थी, उसको हम लोगों ने समझा था। अब देखते हैं कि ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा की परिभाषा क्या है कि ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिससे ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है। ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं। पेशियां क्रियाशील रहती हैं और शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। और क्या है कि और शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति, मतलब ये भी कहा जा सकता है कि शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। को ऊर्जा कहते हैं। तो शारीरिक कार्य करने के लिए जो हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, जो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। तो ऊर्जा की परिभाषा को हमने क्या समझा कि ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है कि मतलब हम जो कार्य कर रहे होते हैं उसकी वह क्षमता है जिससे शरीर की पेशियां क्या होती हैं? क्रियाशील रहती हैं और शरीर द्वारा कार्य जो है वो संपन्न होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि शारीरिक कार्य करने के लिए जो आवश्यक शक्ति होती है उसे क्या बोला जाता है? ऊर्जा
बोला जाता है। अब समझते हैं कि और इसी ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए होता है, और इसी ऊर्जा के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और इसी ऊर्जा के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम भोजन में क्या लेते हैं, कार्बोज, प्रोटीन, फैट ना। और हम जानते भी हैं कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी कैलोरी मिलती है, 4.2। अगर 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो उससे भी 4.2, और बात करते हैं 1 ग्राम फैट की तो उससे भी कितनी एनर्जी मिलती है, 9.2। तो हमने समझा कि कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन से भी हम 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। बात करते हैं फैट की, तो 1 ग्राम फैट की अगर हम सेवन करते हैं तो 9.2 हमें कैलोरी प्राप्त होती है। तो हमने क्या समझा कि हम शरीर को कार्य करने के लिए, हम कोई भी कार्य करें या हम जैसे कि चाहे वो मानसिक कार्य हो चाहे वो शारीरिक कार्य हो ना, कोई भी कार्य अगर है चाहे वो ऐच्छिक हो चाहे वो अनैच्छिक, हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी ही। और हमें उसको शरीर को ऊर्जा देने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, भोजन की। और भोजन जो है, भोजन में हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं ऊर्जा और भोजन का क्या संबंध है। ऊर्जा और भोजन का संबंध। ऊर्जा और भोजन का, अब ये देखते हैं कि ऊर्जा और भोजन का संबंध क्या है। कि भोजन के 3 प्रमुख घटक होते हैं। कितने, भोजन के 3 प्रमुख घटक होते हैं। तो भोजन के 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से कि घटक होते हैं, शरीर को ऊष्मा प्रदान करना, जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं। अब ये 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, क्या हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या है, फैट है। अब देखिए हम लोगों ने पोषण में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है। ये कैसे न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। देखिए जो पोषक तो होते हैं वो 2 होते हैं, एक माइक्रो होता है, दूसरा मैक्रो होता है। माइक्रो जो होता है वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होता है जिसकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, लेकिन कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ये कहें कि उसकी ज़रूरत हमारे शरीर में नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या होते हैं कि विटामिन होते हैं और सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट की। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा को हम क्या किस चीज़ में यूज़ करते हैं, कार्य करने में यूज़ करते हैं ना। तो हम लोगों ने क्या समझा कि भोजन के 3 प्रमुख घटक हुए, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और हमने ये समझा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलता है तो हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 1 ग्राम प्रोटीन जलता है तो हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 1 ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है। अब आगे क्या देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं कि इन्हीं के पाचन, अवशोषण तथा चयापचय, इन्हीं के पाचन, अवशोषण तथा क्या चयापचय के पश्चात पाचन, अवशोषण तथा चयापचय के पश्चात कोशिकाओं में जाकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। जब इन्हीं का क्या होता है, पाचन होता है, तो अवशोषण तथा चयापचय के पश्चात ये कोशिकाओं में जाकर
में जाकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि यही ऊष्मा शरीर को कार्य करने की शक्ति देते हैं। तो यही ऊष्मा शरीर को कार्य करने की शक्ति देते हैं। भोज्य तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा क्या? फैट में मुख्यतः किसमें कि यही ऊष्मा शरीर को कार्य करने की शक्ति देते हैं। और भोज्य तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट में क्या मिलेगा हमें? इन सब से क्या मिलता है? इनसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, या यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलेगा। मतलब हमने क्या समझा कि यही ऊष्मा शरीर को कार्य करने की शक्ति देते हैं। भोज्य तत्व, जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जलता है तो हमें क्या मिलता है कि कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और नाइट्रोजन मिलता है। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन में पाया जाता है। तो हमें क्या मिला? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलेगा। इन्हीं सभी पदार्थों की ज्वलनशीलता के कारण, इन्हीं सभी पदार्थों की ज्वलनशीलता के कारण क्या है कि कार्बन और H2O यानी जल है। इन्हीं सभी पदार्थों की ज्वलनशीलता के क्या कारण क्या है? कार्बन और जल प्राप्त होता है ना। तो इतना हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में यह तो क्या जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और क्या किसमें? जल में यह परिवर्तित हो जाते हैं ना। अब देखते हैं जब एक एक पर अभिक्रिया होती है, जैसे कि कार्बोज पर क्या होगी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। यानी ऑक्सीकरण को क्या लिखते हैं? O2। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, ऑक्सीकरण प्रक्रिया। तो कार्बोज पर जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया यानी कार्बोज पर तो कार्बोहाइड्रेट पर जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा? कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या H2O यानी जल, और क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा मिलेगी ना। जब कार्बोज पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त हुई। अब बात करते हैं किसकी? कि जब फैट पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई तो क्या प्राप्त हुआ? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और क्या जल और क्या प्राप्त हुआ? ऊर्जा। जब फैट पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं कि किसका? कि प्रोटीन पर जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी
तो क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा और क्या? यूरिया प्राप्त होगा। मतलब इन तीनों के देखिए यहाँ लिखे हमने समझा है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। कौन कौन? कार्बोज और फैट ना। लेकिन बात करते हैं प्रोटीन की। जब प्रोटीन पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किसमें? कि कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में और किसमें? ऊर्जा में और यूरिया में, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ना। तो अब क्या देखते हैं कि ऊर्जा के प्रमुख कार्य क्या हैं? ऊर्जा के कौन कौन से कार्य हैं? तो ऊर्जा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं कि ऊर्जा जो है ऐच्छिक क्रियाओं को संपादित करती है। ऊर्जा ऐच्छिक क्रियाओं को संपादित, ऊर्जा ऐच्छिक क्रियाओं को संपादित करती है। अनैच्छिक क्रियाओं को भी ये क्या करती है? संपादित करती है। अनैच्छिक क्रियाओं को संपादित करती है। ऊर्जा ऐच्छिक क्रियाओं और अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करती है? संपादित करती है। शरीर का ताप स्थिर करना। तीसरा क्या है? ये शरीर का ताप स्थिर करना। शरीर का ताप स्थिर करना और क्या? पाचन अवशोषण, पाचन अवशोषण आदि क्रियाओं को करने में सहायता करना। तो आदि क्रियाओं को करने में सहायता करना, पाचन अवशोषण आदि क्रियाओं को करने में सहायता करना। तो ये क्या है? ऊर्जा के कार्य हैं। ऊर्जा के कार्य कौन कौन से हैं? ऊर्जा क्या करती है? अनैच्छिक कार्यों को करती है और ऐच्छिक कार्यों को करने में मतलब सहायता करती है और शरीर का ताप स्थिर रखती है और क्या करती है? पाचन अवशोषण आदि क्रियाओं को करती है। अब देखते हैं ऊर्जा का मापन। ऊर्जा का मापन। ऊर्जा के मापन के बारे में देखते हैं कि ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है। तो ऊर्जा का मापन किस में करते हैं? किलो कैलोरी में। ऊर्जा का मापन किलो कैलोरी में किया जाता है। तो ऊर्जा का मापन किसमें? किलो कैलोरी में किया जाता है। ऊर्जा की किलो कैलोरी को उसकी क्या है? ऊर्जा की का मापन देखते हैं। ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है? किलो कैलोरी में किया जाता है। और ऊर्जा की किलो कैलोरी को उसकी ऊष्मा मात्रा के संबंध में क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं किलो कैलोरी की परिभाषा। तो क्या हमने देखा कि किलो कैलोरी की अब परिभाषा देखते हैं। किलो कैलोरी की परिभाषा।
तो किलो कैलोरी की परिभाषा क्या है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम, कितना, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम, क्या, 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ताप ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या, उसे किलो कैलोरी कहते हैं। तो किलो कैलोरी की परिभाषा में सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल के ताप को से 1 सेंटीग्रेड, कितना, 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ताप ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, किलो कैलोरी कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं, क्या, अर्थात क्या, पानी को 1 अंश सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए 1 सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी, किलो कैलोरी कहलाएगी। वही किलो कैलोरी कहलाएगी। तो हमने ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है, किलो कैलोरी में। और किलो कैलोरी की परिभाषा को हमने समझा कि जो सामान्य वायुमंडलीय दाब में 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 सेंटीग्रेड, सिर्फ कितना, 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ताप ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहते हैं, किलो कैलोरी कहते हैं। अब देखते हैं कुछ इसके बारे में और। पोषण विज्ञान में ऊर्जा की इकाई के रूप में पोषण विज्ञान में ऊर्जा की इकाई के रूप में कैलोरी का प्रयोग बहुत समय से क्या होता है कि होता चला आया है। कितना, पोषण विज्ञान में ऊर्जा की इकाई के रूप में किसका, कैलोरी का उपयोग समय से होता चला आया है। तो पोषण विज्ञान में ऊर्जा की इकाई के रूप में कैलोरी का उपयोग बहुत समय से होता चला आ रहा है, परंतु अब क्या है, परंतु अब अंतर्राष्ट्रीय इकाई, अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ ने परंतु अब अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ ने कितना, किस, मतलब कैलोरी के स्थान पर किसको, जूल को, कैलोरी के स्थान पर जूल को ऊर्जा की इकाई के रूप में माना है। और यही क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है कि कैलोरी के स्थान पर किसको, जूल को ऊर्जा
की इकाई के रूप में माना है या स्वीकारा है। तो जैसा कि पहले क्या था कि कैलोरी था, लेकिन अब क्या हो गया कि इसके स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान ने कैलोरी के स्थान पर किसको माना है, जूल को माना है। और यही जो है, यही जूल जो है, यही पूछा गया था कितने लोगों ने कैलोरी लगाया है और कितने लोगों ने जूल किया था टिक ना। और यही क्वेश्चन जो है टीजीटी में आया हुआ था, यूपी टीजीटी में। तो क्या है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय इसकी पोषण विज्ञान ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। ऊर्जा की इकाई जूल है। और देखते हैं कि जूल की परिभाषा देखते हैं। जूल की परिभाषा, एक केजी पिंड 1 न्यूटन बल से, कितना, 1 न्यूटन बल से, 1 केजी पिंड 1 न्यूटन बल से 1 मीटर तक, मतलब 1 केजी पिंड है वो कितना, 1 न्यूटन बल से कितना, 1 मीटर तक खिसकाने, कितना, 1 मीटर तक, 1 मीटर तक खिसकाने में प्रयुक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, 1 जूल कहा जाता है। में प्रयुक्त ऊर्जा को 1 जूल कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि 1 केजी, पहले हमने क्या समझा कि ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई जूल है, ये हम लोगों ने समझा। फिर जूल की परिभाषा को हमने देखा, 1 केजी पिंड है, न्यूटन बल से ना, 1 न्यूटन बल से कितना, 1 मीटर तक खिसकाने, सिर्फ 1 मीटर तक खिसकाने में जो आपकी ऊर्जा लगेगी वही क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाता है ना। जो उसमें ऊर्जा लगेगी वही 1 जूल कहलाएगा। अब देखते हैं ऊर्जा से संबंधित कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ऊर्जा का मूल साधन क्या है, सूर्य है। ऊर्जा का मूल साधन सूर्य है। तो ऊर्जा का मूल साधन क्या है, सूर्य है। ऊर्जा की इकाई, मतलब ऊर्जा की इकाई किलो कैलोरी क्या है, जूल है। ऊर्जा की इकाई किलो कैलोरी और जूल, मतलब अगर कहीं जूल ना दिया हो तो किलो कैलोरी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो है ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल ही है ना, जूल है। तो ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। और देखते हैं कि ऊर्जा का कार्य, ऊर्जा का कार्य क्या है कि ऊर्जा जो है वह जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ये क्या है, ऊर्जा का कार्य, मतलब जीवित रहने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए आवश्यक, तो ऊर्जा जीवित रहने के लिए आवश्यक है। आवश्यक चयापचयी क्रियाएं होती, आवश्यक चयापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से करना, आवश्यक चयापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से करना, आवश्यक चयापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से करना। और क्या, ऊतकों का निर्माण, ऊतकों का निर्माण, शारीरिक ताप को नियंत्रित करना,
ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा के कार्य हैं। ऊर्जा क्या करती है कि हमें जीवित रहने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति के अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी तो व्यक्ति क्या है, वो खड़ा हो पाएगा नहीं। क्या उसके अंदर मतलब उसकी सोचने समझने ये सब चीज़ की किसी चीज़ की क्षमता नहीं रह जाएगी ना। तो ऊर्जा का कार्य क्या है कि जीवित रहने के लिए आवश्यक है और उसकी चयापचयी क्रियाओं के लिए जो हम खाते हैं इन सब के लिए, उसको पचाने के लिए उसको क्या है, अभी हम जब पढ़ेंगे तो एनाबॉलिज्म क्या और कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। उपचय और अपचय क्या होते हैं, मतलब क्या होता है कि अगर जो हम ठोस आहार लेते हैं क्या वो उसी रूप में डाइजेस्ट होता है? नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर उसको सरल रूप में विखंडित हो जाता है, सरल रूप में हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि पचता है और हमें क्या करता है कि हमें एनर्जी देता है। वो कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाएं उससे क्या करती हैं, हमें एनर्जी प्रदान करती है ना। तो ऊर्जा का कार्य क्या है? जीवित रहने के लिए आवश्यक है, आवश्यक चयापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से करना, ये भी क्या है? ऊर्जा का कार्य है। ऊतकों का निर्माण भी ऊर्जा का कार्य है। और क्या है कि शारीरिक ताप को नियंत्रित करना, शारीरिक ताप को नियंत्रित करना। और क्या है कि शारीरिक ताप को नियंत्रित करना। ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा क्या है कि करेंसी ऑफ एनर्जी ना। करेंसी ऑफ एनर्जी क्या है, किसको कहा जाता है? ऊर्जा की मुद्रा यानी करेंसी ऑफ एनर्जी किसको कहा जाता है? एटीपी को। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमने क्या समझा कि हमें हर एक कार्य करने के लिए मतलब हमारे सोने से लेकर जागते रहने तक हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम कितना भी आराम की अवस्था में हो तब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता है। और हमको एनर्जी मिलेगी कहाँ से, हमको ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे। और भोजन को ग्रहण करने के लिए 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं। इन तीनों से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है इसको हम लोगों ने समझा। तो ऊर्जा के कार्य को जाना, ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। और ऊर्जा का मूल साधन क्या है? सूर्य है। और इससे क्या है कि ऊर्जा की मुद्रा क्या है? एटीपी है ना, यानी करेंसी ऑफ एनर्जी, उसकी मुद्रा क्या है? एटीपी है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब ऊर्जा की कुछ उसका ऊर्जा के बारे में और देखेंगे। कि ऊर्जा के अध्ययन का संक्षिप्त विवरण। ऊर्जा के अध्ययन का संक्षिप्त विवरण। अब इसमें क्या है कि लेवाइजर ने पहली बार शरीर में चयापचय की प्रक्रिया, शरीर में चयापचय, लेवाइजर ने शरीर में पहली बार शरीर में चयापचय की प्रक्रिया को क्या किया था? स्पष्ट किया था, को स्पष्ट किया। तो मतलब सबसे पहली बार किसने? लेवाइजर ने शरीर में चयापचय की प्रक्रिया को क्या किया? स्पष्ट किया ना। और क्या है कि इन्हीं को इसीलिए क्या कहा गया? पोषण विज्ञान का पिता कहा गया। इसीलिए इन्हीं को पोषण विज्ञान का पिता कहा गया। तो इसीलिए इनको पोषण विज्ञान का पिता कहा गया। और लेवाइजर ने पहली बार, अगर ये भी पूछा जाए कि पोषण विज्ञान का पिता कौन है, यानी
फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस कौन है? तो कौन है? लेवाइजर हैं ना, लेवाइजर हैं, यानी पोषण विज्ञान के पिता कौन है? लेवाइजर हैं। और देखते हैं कि 1842 में किसने? लिपजिग ने प्रकाशित किया कि शरीर में जो जल रहा है, और क्या, जो जल कर हमें क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है। जो जल कर हमें ऊर्जा दे रहा है वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है। वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये जल कर हमें ऊर्जा देते हैं। इसको किसने बताया था? कब? 1842 में कब किसने बताया था? लिपजिग ने बताया था ना। अगर पूछा जाए फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस कौन है, यानी पोषण विज्ञान के पिता कौन है? तो लेवाइजर हैं। तो दो चीज़ें हमने समझी कि पोषण विज्ञान के पिता लेवाइजर हैं, और किसने ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जलकर हमें एनर्जी देते हैं? तो किसने बताया? ये लिपजिग ने बताया। और आगे देखते हैं कि ये प्रोटीन और फैट हैं, और चयापचय के क्षेत्र में काम करने और चयापचय के क्षेत्र में और लोगों ने काम किया था, सिर्फ इन्हीं लोगों ने नहीं, मतलब और लोगों के नाम हैं। चयापचय के क्षेत्र में काम करने वाले कौन थे? एक कौन थे? एटवाटर थे, एटवाटर। और दूसरा कौन थे? आर्मबी थे। फिर और कौन है? लस्ट हैं। और कौन है कि बेनेडिक्ट हैं, बेनेडिक्ट हैं। और कौन है? डुबायस हैं। तो ये मतलब चयापचय के क्षेत्र में इन लोगों ने तो काम किया ही था, लेवाइजर ने भी काम किया था, और लिपजिग ने भी काफ़ी चीज़ें ये खोज की कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जलकर ये क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रदान करते हैं 1842 में। उसके बाद इस क्षेत्र में और लोगों ने काम किया, एटवाटर, आर्मबी, लस्ट, बेनेडिक्ट और क्या डुबायस। तो इन लोगों ने बताया। अब देखते हैं कैलोरीमीटर। अब क्या देखेंगे कैलोरीमीटर के बारे में कि यह एक प्रकार का यंत्र है। कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर यह एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न ऊर्जा, यह एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न ऊर्जा, तथा शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा तथा शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा नापी जाती है। तो हमने क्या समझा? क्या कैलोरीमीटर क्या है? एक प्रकार का यंत्र है जो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में उत्पन्न ऊर्जा तथा हमारे शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा, कि जो हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न है, कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है और कितनी ऊर्जा हमने उपयोग की हुई है, क्या इसके द्वारा क्या करी जाती है? नापी जाती है। दोनों ऊर्जा, चाहे वो उत्पन्न ऊर्जा हो चाहे वो उपयोग की गई ऊर्जा को क्या करता है कि नापा जाता है। साथ ही
इसके बारे में, साथ ही इसके बारे में एक विशेष भोज्य पदार्थ में, एक विशेष भोज्य पदार्थ में, साथ ही इसके बारे में एक विशेष भोज्य पदार्थ में कितनी ऊर्जा है इसके बारे में जानकारी कितनी ऊर्जा है इसके बारे में जानकारी की जाती है ना। तो हमने क्या समझा कि कैलोरीमीटर क्या है, एक प्रकार का यंत्र है। यह हमारे शरीर की उत्पन्न ऊर्जा और हमारे शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा दोनों क्या करता है कि दोनों को मापता है। साथ ही और क्या करता है कि हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें क्या होती है कि उसमें कितनी ऊर्जा है उसके बारे में जानकारी करता है। मतलब ये कितना क्या क्या काम कर रहा है कि हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, हमारे शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा, दोनों को मापता है। साथ ही हम कोई पदार्थ जो है भोज्य पदार्थ है उसमें कितनी ऊर्जा की मात्रा है इसको यह मापता है ना। इसके बारे में जानकारी की जाती है किसके द्वारा, कैलोरीमीटर के द्वारा। और क्या है कि अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थात कौन से खाद्य पदार्थ में कितनी ऊर्जा है उसका पता लगाता है। हम ये भी कह सकते हैं अर्थात कौन से खाद्य पदार्थ में कितनी ऊर्जा है इसका पता लगाता है, इसका पता लगाता है ना, इसका पता लगाता है। तो कैलोरीमीटर, हमने कैलोरीमीटर के बारे में बहुत अच्छे से समझा। क्या समझा हम लोगों ने कि कैलोरीमीटर एक प्रकार का यंत्र है। यह हमारे शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा या हमारे शरीर द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा है, हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तथा शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा को मापता है या नापा जाता है। साथ ही इसके बारे में एक विशेष भोज्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ है उसमें ऊर्जा की मात्रा कितनी है इसको भी जानता है, मतलब इसके द्वारा जाना जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कौन से खाद्य पदार्थ में कितनी ऊर्जा है इसका पता लगाता है। तो हम लोगों ने कैलोरीमीटर को बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम और देखते हैं कैलोरीमीटर के प्रकार। तो कैलोरीमीटर के प्रकार कितने हैं? ये कैलोरीमीटर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, दूसरा क्या है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर के प्रकार, कैलोरीमीटर के प्रकार क्या है कि प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। ये दूसरा, ये प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर ये क्या है कि यह शरीर में उत्पन्न ऊर्जा उष्मा को ही, ये प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर क्या है, यह शरीर में उत्पन्न उष्मा को ही ज्ञात करके यह शरीर में उत्पन्न उष्मा को ही क्या करके कि ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं, ऊर्जा की गणना करते हैं। तो उसे प्रत्यक्ष शरीर मीटर कहते हैं या उसे क्या कहते हैं प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। तो उसे प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर कहते हैं ना। तो प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर क्या है, यह शरीर में जो उत्पन्न ऊर्जा है उसको ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं, इसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर कहते हैं ना। अब देखते हैं कि ये प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर जो हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः दो उपकरण आते हैं। पहला क्या है
कि बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर। दूसरा क्या है, एटवाटर कैलोरीमीटर। तो पहला क्या है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर, दूसरा क्या है, एटवाटर कैलोरीमीटर। ना, तो ये दो हो गए। इसके अंतर्गत दो उपकरण आते हैं, एक बॉम्ब, दूसरा एटवाटर। तो हमने कैलोरीमीटर को समझा। कैलोरीमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, दूसरा अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर के अंतर्गत दो उपकरण आते हैं, कौन कौन से, बॉम्ब कैलोरीमीटर और एटवाटर कैलोरीमीटर। अब आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर क्या होते हैं, इसको देखते हैं। इस विधि में क्या होता है, अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर में, इस विधि में शरीर द्वारा शोषित ऑक्सीजन, इस विधि में शरीर द्वारा शोषित, क्या, शोषित ऑक्सीजन, इस विधि में शरीर द्वारा शोषित ऑक्सीजन और निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड, और निष्कासित क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इस विधि में शरीर द्वारा शोषित ऑक्सीजन और निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज्ञात करके, की मात्रा को ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं। गणना करते हैं। तो मतलब प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर हमने समझा, और अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर क्या है, इस विधि में शरीर द्वारा शोषित, मतलब जो हम शरीर द्वारा क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ही तो लेते हैं ना, तो जो शोषित यानी अवशोषित, जो भी कहिए, कि शरीर द्वारा जो हमने ऑक्सीजन लिया है और निष्कासित यानी जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है की मात्रा को ज्ञात करके ऊर्जा की गणना की जाती है। मतलब ये क्या है, ये अप्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष दिख भी रहा, जो नहीं हमें दिख नहीं रहा है ना, क्या हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या ये हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं। तो ये क्या, अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर में जो हमारे क्या है कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं कि निष्कासित कर दे रहे हैं, उसकी क्या करना है, उसकी मात्रा को ज्ञात करना, ये क्या है, ऊर्जा, उसकी मात्रा को ज्ञात करके ऊर्जा की गणना की जाती है। ये अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य का निर्धारण। तो भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य का निर्धारण, इसमें देखते हैं कि ऑक्सी कैलोरीमीटर, और क्या है कि इसे बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर, और दूसरा क्या है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य का निर्धारण के लिए ये दो हैं, एक ऑक्सी कैलोरीमीटर और दूसरा क्या, बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारण। अब ये क्या होते हैं कि जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें कैलोरी की मात्रा क्या होगी, कैलोरी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो जिन भोज्य पदार्थों में क्या पानी की मात्रा ज़्यादा होगी ना, उसका कैलोरी मूल्य जो है उतना कम होगा। पानी की मात्रा ज़्यादा होगी उसका कैलोरी मूल्य उतना कम होगा। तो हमने क्या समझा, जिन पदार्थों में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी उसका कैलोरी मूल्य क्या होगा, उतना कम होगा ना। और क्या होगा कि जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होगी उसका कैलोरी मूल्य उतना ज़्यादा होगा। जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होगी उसका कैलोरी मूल्य उतना ज़्यादा होगा। अब जैसे कि आप ले सकते हैं कि आलू है, और क्या, आलू चिप्स, सूखा नारियल, आलू चिप्स, सूखा नारियल, ये सब चीज़ें, इसमें क्या है, इसमें कैलोरी जो है वह इसमें मतलब उसका कैलोरी मूल्य उतना ज़्यादा होगा। इन सब में आलू चिप्स, सूखा नारियल, इन सब में क्या है, कैलोरी ज़्यादा है। मतलब हमने क्या समझा कि जो पानी वाले भोज्य पदार्थ हैं ना, जो पानी वाले भोज्य पदार्थ हैं उसमें कैलोरी कम मात्रा में होती है, और जिसमें आप पानी की मात्रा कम होती है वो क्या होते हैं, उसमें कैलोरी की मात्रा जो होती है वह क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिसमें पानी की मात्रा कम होगी कैलोरी ज़्यादा होगा, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होगी कैलोरी जो है वहाँ पर कम होगा। तो ये हमने समझा। और क्या देखते हैं कि जिन भोज्य पदार्थों में कार्बोज, प्रोटीन तथा फैट, कार्बोज, प्रोटीन तथा क्या, कि कार्बोज, प्रोटीन तथा फैट की मात्रा ज़्यादा होगी उनका ऊर्जा मूल्य भी ज़्यादा होगा ना, उनका ऊर्जा मूल्य भी ज़्यादा होगा। यदि भोज्य पदार्थ को केवल क्या, पानी में बिना कुछ मिलाए, भोज्य पदार्थ को केवल पानी में बिना कुछ मिलाए उबाल कर पकाया जाता है, तो उबाल कर पकाया जाता है तब ऊर्जा मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। नहीं होगी। परंतु यदि उसमें कुछ मिलाकर तल कर बनाते हैं तो उसका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाएगा। तल कर बनाते हैं तो
उसका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं ऊर्जा मूल्य बढ़ जाएगा। तो यही हमने समझा कि भोज्य पदार्थ को प्रभावित करने वाले, जो भोज्य पदार्थों को कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, कि हमने क्या समझा कि जिन भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें क्या है कैलोरी जो है वो कम होगा, और जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा जो है वो कम होगी उनमें क्या है कि कैलोरी जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे कि आलू, चिप्स, केला, ये सब चीज़ें देख सकते हैं, सूखा नारियल। और हमने क्या देखा दूसरा पॉइंट, कि जिन भोज्य पदार्थों में क्या है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो तो उसमें भी क्या है कैलोरी ज़्यादा होगा। और हमने क्या समझा, यदि भोज्य पदार्थों में केवल क्या पानी के बिना, केवल क्या पानी में बिना कुछ मिलाए, मतलब उसको पानी में बनाते हैं और बिना कुछ मिलाए उसको उबाल कर पकाया जाता है, तो उसका ऊर्जा मूल्य में क्या होगी, वृद्धि नहीं होगी। लेकिन अगर वही चीज़ क्या है आप तल कर बनाते हैं तो उसमें क्या है कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, देखिए वृद्धि नहीं होगी। परंतु यदि उसमें कुछ मिलाकर तल कर बनाते हैं तो उसका मूल्य क्या है, उसका ऊर्जा मूल्य या कैलोरी जो है वो बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले, तो ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? पहला है आधारीय चयापचय दर। आधारीय चयापचय दर ना, तो आधारीय चयापचय दर यानी BMR, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बेसल मेटाबॉलिक रेट, और दूसरा क्या है शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता। शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता। तीसरे पॉइंट पे है, तीसरे नंबर पे क्या है, मांसपेशीय क्रिया। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो भी क्या है कि आपको एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा है, मांसपेशीय क्रिया। उसके बाद क्या है जलवायु, मौसम के अनुसार भी कि आपको एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा या कम होती है। और उसके बाद क्या है कि आयु एवं शारीरिक वृद्धि, जो बच्चे मतलब जिस एज में, या आप देख लीजिए शैशवावस्था में, तो इन सब में क्या है एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि वो वृद्धि की एज होती है ना। तो क्या है कि आयु एवं शारीरिक वृद्धि, आयु एवं शारीरिक विशिष्ट एवं गत्यात्मक क्रियाएं। गत्यात्मक क्रियाएं, तो हम लोगों ने क्या समझा, ऊर्जा को प्रभावित करने, मतलब किसको, ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। एक आधारीय चयापचय दर जिसको BMR बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा है शारीरिक क्रियाओं के अनुसार, मतलब आप जिस प्रकार के कार्य करते हैं, आप शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहे हैं कि मानसिक श्रम ज़्यादा कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी। तीसरा हम लोगों ने समझा मांसपेशीय क्रिया, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपको एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा है, अगर आप एक्टिव ज़्यादा नहीं हैं तो आपको एनर्जी की आवश्यकता कम होगी। फिर हमने देखा जलवायु, मौसम के अकॉर्डिंग भी क्या है कि एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा या कम होती है। फिर हमने क्या देखा, आयु एवं शारीरिक वृद्धि, इसके अनुसार भी क्या है कि एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा या कम होती है। विशिष्ट एवं गत्यात्मक क्रियाएं, इनके अनुसार भी क्या होती है कि एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा या कम होती है। अब आगे देखते हैं क्या, अब इतना जो है ये एनर्जी के बारे में था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आगे देखते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR, बेसल
मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR, इसको देखेंगे कि ये क्या होता है कि आधारीय चयापचय दर, आधारीय चयापचय दर ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये आधारीय चयापचय दर होता क्या है, इसको देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक तथा किसका, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में ना हो, मतलब क्या है कि पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, यदि कोई व्यक्ति, यदि क्या कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, और क्या हो कि जागृत अवस्था में लेटा हुआ हो एवं जागृत अवस्था में लेटा हुआ हो एवं जागृत अवस्था में लेटा हुआ हो एवं भोजन किए हुए कम से कम कितना 12 घंटे, भोजन किए हुए कम से कम कितना 12 घंटे, कम से कम कितना कि कम से कम 12 घंटे हो चुके हो, तो कम से कम 12 घंटे हो चुके हो तो उपरोक्त अवस्था में, उपरोक्त क्या कि उपरोक्त अवस्था में क्या है, किसी व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग मीटर व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग, किसी व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग मीटर क्या है कि 1 घंटे में ऊष्मा की, 1 घंटे में, तो 1 वर्ग मीटर 1 घंटे में ऊष्मा की, क्या 1 घंटे में ऊष्मा की जितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है, जितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में ली जाती है, काम में ली जाती या काम में ली जाती है, इसे आधारीय चयापचय दर कहते हैं, इसे आधारीय चयापचय दर कहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने ये BMR है ना, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, BMI, यानी BMI का फुल फॉर्म, इसका तो फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, और ये BMI क्या है, BMI है जो बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स ना, BMI बॉडी मास इंडेक्स और BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है, बॉडी मास इंडेक्स है, ये बॉडी में फैट जो परसेंटेज होते हैं उनको क्या करता है कि उनको बताता है, फैट परसेंटेज को बताता है कौन, BMI ना, कि व्यक्ति मोटा है, दुबला है, ज़्यादा मोटा है या मोटापे में वृद्धि हो रही है या कम दुबला है या कुपोषित है, ये सब चीज़ें BMI बताता है। तो ये क्या है, BMI जो है ये बॉडी में हमारे फैट परसेंटेज को बताता है कि व्यक्ति मोटा है या मोटा हो रहा है, कितना परसेंट। अभी हम लोगों ने क्या है, जो
मतलब हम लोगों ने पढ़ा था मोटापे का चैप्टर, उसमें पढ़ा था ना कि 20% ज़्यादा हो तो यानी वो अत्यधिक मोटापा जो है वो जो उसका भार जो है वो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर 30% हो गया है, जो सामान्य वजन होना चाहिए उससे उसका 30% वजन बढ़ गया है, तो यानी वो क्या ओबेसिटी से ग्रसित हो गया है, यानी वो मोटापे का शिकार हो गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मोटापे जो है वो मोटापा खुद एक बीमारी है और कई बीमारियों को ये लेकर आता है ना। तो क्या है कि ये जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, और BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो अब इसको हम लोगों ने BMI देखा। अब यहाँ पर देखते हैं BMR के बारे में। तो BMR क्या है? यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक यानी पूरा शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, तो जागृत अवस्था में लेटा हो, मतलब वो पूरा लेटा हुआ हो, आराम कर रहा हो तथा एवं भोजन किए हुए कम से कम कितने घंटे, 12 घंटे हो चुके हों, तो उपरोक्त अवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग मीटर, कितना, 1 वर्ग मीटर 1 घंटे में ऊष्मा की जितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में ली जाती है, इसे ही क्या कहते हैं? आधारीय चयापचय दर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधारीय चयापचय दर कहते हैं। यानी शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं शरीर के जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य शक्ति की आवश्यकता होती है। इसे क्या कहते हैं? जो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, शरीर की जीवित रहने के लिए अनिवार्य शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? BMR, उसे यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो काम हो रहा है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं हमारे शरीर के अंदर जो काम हो रहा है, उस काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे BMR कहते हैं। करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे BMR कहते हैं। तो हमने समझा कि BMI क्या है? ये शरीर में जो फैट परसेंटेज होता है उसको ज्ञात करता है। ज्ञात करने का एक तरीका है क्या? BMI ना, क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ये हमें बताता है कि हमारा शरीर मोटा है, दुबला है, क्या है। अब BMR की बात करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी आधारीय चयापचय दर, जिसका हिंदी है M से क्या होता है? मेटाबॉलिक होता है, B से क्या होता है? बेसल होता है, R से क्या होता है? रेट होता है, यानी आधारीय चयापचय, B से मेटाबॉलिक मतलब चयापचय। शरीर में जीवित रहने के लिए अनिवार्य शक्ति, जो हमें जीवित रहने के लिए जो हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाता है? BMR कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो काम हो रहा है उस काम को करने के लिए, मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर या हम बाहर जो हम काम करते हैं उस काम को करने के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसे क्या कहते हैं? BMR कहते हैं। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी जो हमने चयापचय देखा M से मेटाबॉलिज्म, या इसको बोल सकते हैं चयापचय। चयापचय क्या है? एक ऐसा शब्द है जो शरीर में किसी स्तर पर होने वाली, यह क्या है? चयापचय एक ऐसा शब्द है जो शरीर में क्या? एक ऐसा शब्द है जो शरीर में किसी स्तर पर होने वाली सभी, किसी स्तर पर
यह क्या है? चयापचय एक ऐसा शब्द है जो शरीर में किसी स्तर पर होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं या परिवर्तन को संदर्भित करता है। रासायनिक प्रक्रियाओं या परिवर्तन को संदर्भित करता है ना। तो जो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उसको क्या करता है? संदर्भित करता है ना। किसको? यह एक ऐसा शब्द जो शरीर के अंदर मतलब जो चयापचय क्रियाएं हो रही हैं, ये सब क्या है? ये रासायनिक प्रक्रियाएं ही तो हैं, को परिवर्तन करने को क्या करता है कि संदर्भित करता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात क्या है कि हमारे शरीर में जो रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं, हमारे शरीर में जो रासायनिक प्रक्रियाएं क्या कर रही हैं कि हो रही हैं, उनके लिए मेटाबॉलिज्म यूज़ किया जाता है। उनके लिए यूज़ किया जाता है, उनके लिए मेटाबॉलिज्म यूज़ किया जाता है। और देखते हैं पहले ये देखते हैं किसी भी समय कोशिकाओं में हजारों जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, हजारों जटिल प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि हजारों जटिल क्या रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। यह प्रक्रियाएं हमारे शरीर को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखती हैं। स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए। तो हमने चयापचय को क्या समझा कि यह एक ऐसा शब्द है जो हमारे शरीर में किसी भी स्तर पर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं या परिवर्तन को संदर्भित करती हैं। जो हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो हम भोजन लेते हैं उसको क्या करती हैं कि मतलब काटती हैं और उसको क्या करती हैं कि ऊर्जा में मतलब इस लायक बनाती हैं कि कोशिका क्या करती है, कोशिका उससे एनर्जी ले सके और हमें एनर्जी दे सके। तो ये क्या कहलाती हैं? तो वही उस प्रक्रियाओं तक पहुँचाना, यही सब क्या कहलाता है? चयापचय या मेटाबॉलिज्म। और देखते हैं कि अर्थात हमारे शरीर में जो रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उनके लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है? मेटाबॉलिज्म यूज़ किया जाता है। किसी भी समय कोशिकाओं में हजारों जो है रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। यह प्रक्रियाएं हमारे शरीर को स्वस्थ एवं क्या करती हैं? समृद्ध बनाती हैं। यह प्रक्रियाएं क्या करती हैं? हमारे शरीर को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाती हैं। और आगे देखते हैं, इन रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए इन रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा बनाने के लिए भोजन का सेवन किया जाता है। किसका सेवन करते हैं? भोजन का सेवन करते हैं। तो हमने क्या समझा कि जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में हमको एनर्जी देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और देखते हैं, हालांकि शरीर में भोजन का उपयोग
शरीर में भोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकता ना, कि शरीर जो है, हालांकि शरीर भोजन का उपयोग जो है, शरीर भोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकता, सीधे नहीं कर, क्या करता है कि सीधे नहीं कर सकता। भोजन में मौजूद ऊर्जा को ऐसे रूप में परिवर्तित किया रूप में जाता है जिसका उपयोग कोशिकाएं सामान्य रूप से कर सकें। ना, तो हमने क्या समझा कि भोजन का उपयोग जो है, वह जो हमारा शरीर जो है भोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकता है। भोजन में मौजूद जो ऊर्जा को ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है, मतलब भोजन को इस रूप में, उसको मतलब इस रूप में परिवर्तित किया जाता है कि जिससे क्या है कि जिसका उपयोग कोशिकाएं सामान्य रूप से कर सकें। और अर्थात भोजन क्या है, हमें ऊर्जा नहीं देगा ना, भोजन हमें ऊर्जा नहीं देगा और सीधे नहीं देगा, तो उसको क्या है कि उसको सरल रूप में, भोजन को सरल रूप में बदलना पड़ेगा। तब वह क्या करेगा, कोशिकाएं उससे क्या करती हैं, एनर्जी देती हैं ना, कि उसे सरल रूप में परिवर्तित होना पड़ेगा। तो हमें ऐसा रूप मिलता है जिससे क्या, जिस रूप में कोशिकाएं क्या कर सकती हैं कि उसे यूज़ कर सकती हैं। हमने क्या समझा कि भोजन हम लेते हैं ना, आहार के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन जो है वह सीधे हमको एनर्जी तो देगा नहीं, वह जाएगा, उस छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होगा, फिर उसके क्या है धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, वह सरल रूप में होगा, उससे क्या है उसका कोशिकाएं जो है वो कोशिकाओं तक पहुंचेगा, कोशिकाएं उसका यूज़ कर सकती हैं और हमें क्या कर पाएंगी, एनर्जी दे पाएंगी। तो ये हम लोगों ने समझा। अब और आगे देखते हैं चयापचय के प्रकार। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि चयापचय में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है ना, एक उपचय होता है, एक अपचय होता है। तो हम लोग देखेंगे चयापचय के प्रकार में, चयापचय के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि क्या, कैटाबॉलिज्म, तो चयापचय के प्रकार कितने होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक कैटाबॉलिज्म होता है, ये देखिए कैटाबॉलिज्म ना, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा क्या होता है, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म हो गया, दूसरा एनाबॉलिज्म हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको उपचय बोलते हैं, उपचय, और इसको क्या बोलते हैं, अपचय। अब देखिए एक एक करके समझेंगे। ये देखिए, ये अगर हम क्या मतलब ये चीज़ें नहीं हैं कि ये एक प्रक्रिया पहले एनाबॉलिज्म होगी तब कैटाबॉलिज्म होगी, नहीं, दोनों प्रक्रिया जो होती हैं वो साथ ही चलती हैं। तो इसमें देखते हैं, पहले हम देखेंगे क्या कि पहले ये कैटाबॉलिज्म देखेंगे, बाद में हम लोग एनाबॉलिज्म देखेंगे। तो ये रासायनिक प्रक्रिया है, क्या है ये, यह रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणुओं का क्या होता है, जिसमें जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदला जाता है, जिसमें जटिल अणुओं को सरल अणुओं में, या जिसमें जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विघटन होता है, जिसमें जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटन होता है। विघटन होता है ना, ये कैटाबॉलिज्म हो गया। यह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणुओं का किसमें, सरल अणुओं में क्या होता है, विघटन होता है। अब एनाबॉलिज्म में देखते हैं, पहले हम एनाबॉलिज्म में देख लेंगे। इसमें क्या होता है कि उपचय क्रियाओं के लिए
उपचय क्रियाओं के लिए क्या किया जाता है कि उपचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि अपचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा बनती है। जबकि अपचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा बनती है। तो हमने क्या समझा, जो उपचय क्रियाओं के लिए क्या होता है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि अपचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा बनती है। और इसमें कैटाबॉलिज्म में यानी अपचय में यह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विघटन होता है। मतलब जो कैटाबॉलिज्म है, ये हम जो भोजन लेते हैं वो सरल अणु में थोड़ी ना होता है, वह क्या होता है, जटिल अणु होता है ना, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको ये मतलब इस तरीके से काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर वह हमारे शरीर में उसको सरल अणुओं में बदलता है, क्या करता है। और हमने क्या समझा कि ये दोनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि शरीर में एक साथ चलती हैं। यह दोनों प्रक्रियाएं तो ये दोनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि शरीर में एक साथ चलती हैं। देखिए हमने क्या समझा कि कैटाबॉलिज्म क्या है और एनाबॉलिज्म क्या है। पहले हम समझते हैं कैटाबॉलिज्म। ये क्या करता है कि जो हम भोजन लेते हैं वह हमारे शरीर में जटिल अणु होते हैं ना, और उसको क्या करता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में कर किसमें, यह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणुओं को किसमें बदलता है, यह सरल अणुओं में विघटन करता है। और एनाबॉलिज्म क्या है, उपचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि अपचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा क्या होती है, बनती है। यह दोनों प्रक्रियाएं शरीर में एक साथ चलती हैं ना, दोनों प्रक्रियाएं शरीर में एक साथ होती हैं। इसमें सरल अणुओं से, इसमें क्या है, इसमें सरल अणुओं से किसका, इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण या निर्माण होता है। जटिल अणुओं का संश्लेषण व निर्माण होता है। तो ये सरल अणुओं से किसमें बदलती हैं, जटिल अणुओं में। लेकिन कैटाबॉलिज्म जटिल अणु से सरल अणु में बदलती हैं। तो एनाबॉलिज्म सरल अणु से जटिल अणु में बदलती हैं, और कैटाबॉलिज्म जटिल अणु से क्या होती हैं कि सरल अणु में बदलती हैं। ठीक, पहला अंतर। दूसरा अंतर हम लोगों ने क्या देखा कि ये दोनों क्रियाएं हमने क्या समझा कि शरीर में एक साथ चलती हैं, एक साथ हो सकती हैं। और क्या होता है कि एनाबॉलिज्म जो होता है, ये एनाबॉलिज्म में क्या करती हैं, ये हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। ये हमें क्या करते हैं, तो क्या है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब ये कैटाबॉलिज्म में हमने क्या देखा कि ये क्या करता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलता है। तो हमने दोनों ये चीज़ें समझ ली। और एनर्जी देने का काम कौन करता है, एनाबॉलिज्म करता है। ये जटिल से सरल में बदलता है, और एनाबॉलिज्म क्या करता है कि सरल से जटिल में बदलता है ना। देखिए यहाँ सरल अणुओं से जटिल अणुओं के संश्लेषण व निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि बीएमआर का सूत्र क्या है। देखिए हमने बीएमआई निकालने का भी सूत्र पढ़ा हुआ है, बीएमआर का। तो एक बार यहीं पर दोनों जब देख लेंगे तो फिर से दोनों क्या है, पीछे वाला क्या है, रिवाइज हो जाएगा। तो बीएमआई का सूत्र क्या था कि भार, हमने क्या बीएमआई का सूत्र पढ़ा था, भार जो है वो केजी में, भार केजी में ना, और क्या कि ऊंचाई मीटर में स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने यानी भार यानी वेट केजी में रहेगा, और यानी अपान क्या कि ऊंचाई जो है वो मीटर स्क्वायर रहेगी, यानी जो हाइट है, हाइट मीटर में लेकिन स्क्वायर में रहेगी। ये क्या है, बीएमआई निकालने का सूत्र है। अब बात करते हैं बीएमआर की।
बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसको निकालने के लिए आधारीय चयापचय, या ये भी लिख सकते हैं आधारीय चयापचय ना कितना, 1 कैलोरी गुणे क्या है केजी शारीरिक भार, जो मतलब केजी में रहेगा क्या, शारीरिक भार फिर गुणे कि 1 कैलोरी रहेगी और शारीरिक भार जो रहेगा वो केजी में रहेगा, और क्या फिर गुणे किससे होगा, 24 घंटा। ये दोनों का है कि BMI क्या है, भार केजी में, अपॉन क्या है कि ऊंचाई जो या हाइट रहेगी वो मीटर स्क्वायर रहेगी ना, मतलब जो ऊंचाई है, जो हाइट है उसका वो मीटर में रहेगी स्क्वायर। लेकिन BMR क्या है, आधारीय चयापचय, ये इसको निकालने के लिए 1 कैलोरी रहेगा, और क्या होगा कि जो भार होगा वो केजी में होगा, और कितने घंटे, 24 घंटे ना, यानी 24 से गुणा करना रहेगा। अब आगे देखते हैं, क्या आधारीय चयापचय दर ज्ञात करने के लिए आधारीय चयापचय दर ज्ञात करने आधारीय चयापचय दर ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष विधि, आधारीय चयापचय दर ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष विधि का यूज किया जाता है, तो आधारीय चयापचय दर ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, जो भी यूज करेंगे तो अप्रत्यक्ष, हम लोगों ने 2 विधि पढ़ी थी ना, एक प्रत्यक्ष विधि ना, तो इसमें क्या कर देंगे कि अप्रत्यक्ष विधि का क्या करेंगे, आधारीय चयापचय दर ज्ञात करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि का यूज किया जाता है। और क्या, और अप्रत्यक्ष विधि में, अप्रत्यक्ष विधि में बेंडिक्ट और क्या है, बेंडिक्ट रूट का प्रयोग करते हैं, और इस उपकरण के 2 भाग होते हैं। इस अप्रत्यक्ष मतलब जो विधि है, इस उपकरण के 2 भाग होते हैं, एक क्या, काइमोग्राफ, और क्या दूसरा क्या है, पहला क्या है, काइमोग्राफ, और दूसरा क्या है, स्पाइरोमीटर ना। तो काइमोग्राफ, स्पाइरोमीटर, हमने क्या समझा कि दोनों का हमने सूत्र देखा कि आधारीय चयापचय का सूत्र क्या था, कि आधारीय चयापचय का सूत्र 1 कैलोरी थी, और हमने क्या समझा कि गुणे क्या था कि जो शारीरिक भार है, शारीरिक भार वो किसमें, केजी में ना। उसके बाद गुणे हम लोगों ने क्या समझा था कि 24 यानी 24 घंटा। ये क्या है कि हमने इसको समझा कि आधारीय चयापचय दर कैसे निकालते हैं, BMR कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र है। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा कि आधारीय चयापचय दर को ज्ञात करने के लिए किसका, अप्रत्यक्ष विधि का यूज़ किया जाता है, और इसमें कौन से रूट का, बेंडिक्ट रूट का यूज़ करते हैं। तो इस उपकरण के 2 भाग होते हैं, एक काइमोग्राफ होता है, दूसरा क्या होता है, स्पाइरोमीटर होता है। अब दूसरा क्या देखते हैं कि आधारीय चयापचय को प्रभावित करने वाले कारक। आधारीय चयापचय को प्रभावित करने वाले कारक, चयापचय प्रभावित
करने वाले कारक। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है कि जिस व्यक्ति की लंबाई अधिक होगी ना, जिस व्यक्ति की लंबाई अधिक होगी उसका क्या होगा कि BMR भी अधिक होगा। देखिए सभी ऐसी चीज़ें नोट कर लीजिए और ये यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जिस व्यक्ति की लंबाई अधिक होगी उसका BMR अधिक होगा। और क्या, जिस व्यक्ति की लंबाई अधिक होगी BMR अधिक होगा। और जिस आयुकाल में शरीर की वृद्धि, जिस आयु काल में शरीर की वृद्धि, जिस आयुकाल में शरीर की वृद्धि तेज होती है उस क्या जिस आयुकाल में शरीर की वृद्धि तेज होती है उस काल में BMR जो होता है वो अधिक होता है। उस काल में BMR अधिक होता है। और जब मांसपेशियां अधिक सक्रिय होती हैं तो BMR क्या होगा कि BMR अधिक होगा। जब मांसपेशियां अधिक सक्रिय होंगी तो BMR अधिक होगा। तो हम लोगों ने क्या समझा, जिस व्यक्ति में लंबाई अधिक होगी तब BMR अधिक होगा, और जिस आयुकाल में शरीर वृद्धि तेजी से होगा उस काल में भी क्या होगा BMR अधिक होगा। जब मांसपेशियां या आप बहुत सक्रिय होंगे, आप जो है काम ज़्यादा करना चाहेंगे या आप बहुत सक्रिय रहेंगे उस टाइम भी क्या होगा कि BMR जो है अधिक होगा। अधिक खेल कूद था व्यायाम में, अब ये भी क्या है, व्यक्ति अगर अधिक खेलता है कूदता है तो भी क्या है शरीर जो है वो सक्रिय है। तो अधिक खेल कूद तथा व्यायाम करने वाले व्यक्ति का BMR अधिक होगा। और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का BMR जो होता है वो अधिक होता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का BMR अधिक होता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का BMR अधिक होता है। और बात करते हैं किसकी, जब थायराइड ग्लैंड से, इतना हम लोगों ने समझा, एक बार फिर समझ लीजिए कि देखिए जब BMR बढ़ेगा ना, जब BMR अधिक रहता है तो शरीर जो है वो दुबला रहेगा। पहले इसको समझ लीजिए कि BMR अगर अधिक है ना तो शरीर क्या होगा, मतलब शरीर दुबला, मतलब जिसका BMR जो है वो ज़्यादा रहता है, बहुत अच्छे से काम करता है, वो सक्रिय रहता है, BMR ज़्यादा रहता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, दुबला होता है। लेकिन अगर इसी जगह पे BMR जो है वो कम रहता है ना, BMR अधिक सक्रिय नहीं रहता, ये BMR जो है वो कम होता है तो शरीर जो होता है वो मोटा होता है। अब इससे आप लोग इस चीज़ों को समझ सकते हैं, BMR अधिक तो शरीर दुबला, BMR कम, BMR अधिक शरीर दुबला, और BMR घटेगा तो यह कम होगा, BMR घटेगा तो शरीर क्या होगा, मोटा होगा। अब एक एक करके समझते हैं कि जिस व्यक्ति में लंबाई अधिक होगी उस व्यक्ति का क्या होगा कि BMR अधिक होता है ना। और दूसरा देखते हैं कि जिस आयुकाल में शरीर जो है वो वृद्धि कर रहा होता है उस टाइम भी, यानी आप बच्चों का BMR देखेंगे तो बच्चों का BMR जो होता है उस काल में BMR क्या होता है, अधिक होता है। और जब आप सक्रिय होंगे यानी खेल कूद की अवस्था में होंगे, आप खेलना कूदना चाहेंगे, आप काम कर रहे होंगे, सक्रिय होंगे, उस टाइम क्या होगा, BMR अधिक होगा। और एक चीज़ कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का BMR जो होता है वो अधिक होता है। अब आगे देखते हैं कि जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव अधिक होता है,
तो भी BMR अधिक होता है। जब किससे? थायराइड ग्लैंड से किसका? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव अधिक होगा ना। जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव अधिक होगा तो भी क्या होगा? BMR अधिक होगा। तो BMR क्या होगा? थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव अधिक होता है तो BMR क्या होता है? अधिक होता है ना। और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि बुखार की स्थिति में क्या होता है? बुखार की स्थिति में BMR क्या होता है? बढ़ जाता है। बुखार की स्थिति में BMR क्या होगा? कि बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा? कि यदि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि डिग्री फ़ारेनहाइट कितना की वृद्धि होती है तो की वृद्धि होती है तो 7% कितना? 7% ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है और निद्रा की स्थिति में 10% क्या होता है? निद्रा की स्थिति में 10% BMR जो होता है वो घट जाता है। निद्रा की स्थिति में 10% BMR घट जाता है ना। निद्रा की स्थिति में 10% क्या होता है? BMR घट जाता है। कोकीन, निकोटीन क्या? कोकीन और क्या? निकोटीन या अन्य द्रव्य दवाइयों अन्य दवाइयों के सेवन से BMR क्या होगा? सेवन से BMR बढ़ जाता है। तो हमने क्या समझा कि एक एक करके देखते हैं हम लोगों ने अभी तक यही समझा ना कि निद्रा की पहली बात तो ये समझा कि BMR अधिक होगा तो शरीर जो है दुबला होगा, BMR अगर कम है तो शरीर जो है वो मोटा है। तो जिसका BMR अधिक रहता है वो व्यक्ति क्या होता है? दुबला होता है। पुरुषों की अपेक्षा किसमें? महिलाओं में क्या? महिलाओं की अपेक्षा अगर हमने क्या समझा कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का भी BMR क्या होता है? अधिक होता है ना। और अगर थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है तो भी BMR क्या होता है? अधिक होता है। बुखार की स्थिति में क्या होता है? BMR बढ़ जाता है और वो भी कितना? 1 अंश फ़ारेनहाइट की वृद्धि होती है तब कितनी ऊर्जा होती है? 7% ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। निद्रा की स्थिति में 10% क्या होता है? BMR घट जाता है। कोकीन, निकोटीन तथा अन्य दवाइयों के सेवन से BMR बढ़ जाता है ना। और अगर व्यक्ति खेलता कूदता है और अधिक सक्रिय रहता है तो भी क्या होता है? BMR बढ़ जाता है। और आगे क्या देखते हैं कि मानसिक परिश्रम करने पर BMR 4% बढ़ता है। और शिशुओं का BMR क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। शिशुओं का BMR सबसे ज़्यादा होता है ना। और क्या होता है? शिशुओं का BMR सबसे ज़्यादा होता है उपवास की स्थिति में। उपवास और कब? उपवास या बीमारी की अवस्था में BMR कम हो जाता है। अगर पहाड़ या आदि ऊंचाई वाला जगह पे आप चढ़ रहे हैं तो भी क्या होता है? BMR बढ़ता है। पहाड़ या
ऊंचाई वाली जगह पर BMR बढ़ जाता है ना। पहाड़ या ऊंचाई वाली जगह पर BMR बढ़ जाता है। ओल्ड एज में जो BMR होते हैं वो कम हो जाते हैं। ओल्ड एज में BMR कम हो जाता है ना। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा कि अगर BMR अधिक है तो व्यक्ति क्या होगा, दुबला होगा। अगर BMR जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर ये कम है तो व्यक्ति क्या होगा, मोटा होगा। और अगर आप बहुत सक्रिय हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका BMR जो होगा वो अधिक होगा। और अगर आप सक्रिय नहीं हैं तो आपका BMR क्या होगा, कम होगा ना। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, कोई व्यक्ति बैठ के खाता है तो देखिए वो क्या है कि वो व्यक्ति मोटा हो जाता है। अगर आप निद्रा की स्थिति में है ना तो 10% BMR क्या होता है, घट जाता है। लेकिन अगर आप बीमारी की स्थिति में हैं, मानसिक परिश्रम करने पर BMR क्या होता है, 4% बढ़ता है। और क्या उपवास या बीमारी की अवस्था में BMR क्या होता है कि कम हो जाता है ना। बुखार की स्थिति में BMR बढ़ जाता है। 1 अंश फ़ारेनहाइट की मतलब की वृद्धि होती है तब कितना, 7% ऊर्जा, 7% ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। ये हम लोगों ने BMR के बारे में पढ़ा। BMR का फुल फॉर्म क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है। और क्या है कि इसका मतलब इसमें और हम लोगों ने इसकी परिभाषा को समझा। और BMI पर को हम लोगों ने देखा, BMI का सूत्र देखा, काफ़ी चीज़ें। BMI के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि BMI जो होती है वह हमारे मोटापे को मतलब मोटापे को मेज़र करती है ना, मोटापे को मापती है। तो ये BMI होती है। लेकिन BMR क्या है, इसको हम लोगों ने समझा। BMR क्या है, इसका सूत्र, इसको कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में थी। देखिए अब इसकी एक क्लास, न्यूट्रिशन साइंस की एक क्लास और बची है, उसमें हम लोग देखेंगे, उसको जो टॉपिक होगा उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद क्या है, ये पूरा न्यूट्रिशन साइंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेक्सटाइल। तो आज की वीडियो यहीं तक थी और मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।